गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बारे में बताया था कि 3 आइंस्टीन कोएफिशिएंट होते हैं। एक एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के लिए होता है, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए होता है और लास्ट वन एक स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके लिए हमें मानना होगा, हम लोग एक कोई भी मटेरियल चूज करेंगे, उस मटेरियल में हम मानेंगे कि 2 एनर्जी लेवल हैं। अब क्योंकि मटेरियल का टेम्परेचर सेम है, कैपिटल टी के बराबर है, इसलिए दोनों एनर्जी लेवल का टेम्परेचर भी कैपिटल टी होगा। तो हमें ये मानना है 2 एनर्जी लेवल E1 और E2 हैं। E1 ग्राउंड स्टेट है, E2 एक्साइटेड स्टेट है। दोनों लेवल के टेम्परेचर बराबर हैं और E1 लेवल में किसी टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स N1 है और E2 लेवल में किसी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स N2 है। वही मैंने लैंग्वेज में लिखा है, कंसीडर एन असेंबली ऑफ एटम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी डेंसिटी यू न्यू। जैसा कि हम जानते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इन दोनों प्रोसेस के दौरान हमें फोटान की रिक्वायरमेंट होती है। बगैर फोटान के, बगैर एनर्जी के ये दोनों प्रोसेस संभव नहीं है। इसलिए हमने माना है कि हमारे पास जो फोटान अवेलेबल हैं वो h न्यू एनर्जी के हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। और उसके आगे मैंने ये माना है कि N1 और N2 नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों स्टेट में, और दोनों स्टेट की जो एनर्जी है वो E1 और E2 है। इसके बाद मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बारे में बताया था। मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी, यहाँ पे फिर से एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट 1 दैट एब्जॉर्ब ए फोटॉन एंड ट्रांजिट टू स्टेट 2 इज गिवन बाय दिस। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो प्रोसेस होता है वो E1 स्टेट ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की ओर होता है और ये बगैर फोटान, बगैर एनर्जी के संभव नहीं है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन यानी P12 की जो वैल्यू है वो एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो होता है उसकी वैल्यू B12 U के बराबर होती है। अब क्योंकि ग्राउंड स्टेट में N1 नंबर ऑफ एटम्स हमने माने हैं कि N1 नंबर ऑफ एटम्स हैं, इनको एक्साइटेड स्टेट में जाना है, इसलिए टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी पर यूनिट टाइम वो N1 P12 N1 B12 U के बराबर होगी। मैंने N1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसी प्रकार हमें इमिशन प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन, उसके लिए हमें मालूम है कि अगर इमिशन की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हमें स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम आइंस्टीन कोएफिशिएंट इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो टोटल इमिशन प्रोबेबिलिटी N2 P21 की वैल्यू होती है वो N2 A21 प्लस B21 U होती है। यहाँ पे U एनर्जी डेंसिटी है, B21 आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है, A21 आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन है, N2 नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। अब फिर वही चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा मटेरियल है, सिस्टम है, यानी कि दोनों एनर्जी लेवल के टेम्परेचर बराबर हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी और इमिशन प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। तो वही मैंने आगे लिखा है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी का सिंबल है, ये इमिशन प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर इसलिए होने चाहिए क्योंकि टेम्परेचर सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है तो 2 ही प्रोसेस संभव हो, या तो एटम नीचे से ऊपर जाएंगे, जब एटम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और अगर एटम ऊपर से नीचे आते हैं तो इमिशन प्रोसेस होता है। और हम किसी भी प्रोसेस का फेवर नहीं कर सकते हैं, और टेम्परेचर अगर दोनों के बराबर हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी बराबर होनी चाहिए। अगर 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में n एटम ऊपर जाते हैं तो 1 सेकंड में n एटम नीचे भी आने चाहिए, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है। इसलिए एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इमिशन प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। तो N1 P12 की वैल्यू N2
P21 के बराबर होगी। इसका मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम राइट हैंड साइड बराबर करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर करने के बाद हम लोग एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वही मैंने किया है। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है, ये जो N2A21 प्लस B21 यूनि लिखा है इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है। यहां से हमें यूनि कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, N2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया N2A21 प्लस N2B21 यूनियो। और यहां से ये जो टर्म है हम इधर ले आएंगे, तो यूनियो हमारा कॉमन हो जाएगा, यूनियो कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा N1B12 वो लिख दिया। और ये जो टर्म इधर आएगा तो ये माइनस N2B21 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में N2A21 है ये ऑलरेडी। इसके बाद जब यूनियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, N1B12 माइनस N2B21। अब हमने क्या किया है, नीचे वाले टर्म में N2 कॉमन लिया है, तो N2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे इस पहले टर्म में N2 है नहीं, तो इसमें हमने N2 से डिवाइड कर दिया है, और यहाँ सेकेंड टर्म में से N2 कॉमन आ जाएगा, और N2 कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो A21 अपान N1 अपान N2 B12 माइनस B21। इसके बाद आइंस्टीन ने प्रूफ किया है, आइंस्टीन ने अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया है B12 और B21 की वैल्यू बराबर होती है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कोएफिशिएंट और स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन कोएफिशिएंट बराबर होता है। तो B12 की जगह पे हम B21 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ B12 की जगह पे हम B21 लिख सकते हैं। यहाँ जब B21 लिखेंगे तो ये हो जाएगा यूनियो की वैल्यू A21 अपान N1 अपान N2, और B12 यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ B21 हो जाएगा, B21 माइनस B21 हो जाएगा। तो आपका जो B21 है वो कॉमन आ जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी A21 अपान B21 N1 अपान N2 माइनस 1 हो जाएगा। इसके आगे हमें N1 अपान N2 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ऑलरेडी मालूम है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फार्मूला होता है N इक्वल टू N0 E की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस E अपान KT। जब हम N की जगह N1 यूज करेंगे तो N1 इक्वल टू N0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कैपिटल E की जगह E1 आ जाएगा, तो माइनस E1 अपान KT। सिमिलरली N की जगह N2 हम लिखेंगे तो N2 इक्वल टू N0 E की पावर माइनस E2 अपान KT आ जाएगा, यानी E की जगह पे E2 आ जाएगा। यहाँ पे N0 नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट होते हैं, और ये किसी भी मटेरियल के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। T टेम्परेचर केल्विन में होता है और इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट है। तो ये K T और N0 कांस्टेंट है। जब हम डिवाइड करेंगे N1 अपान N2 यहाँ मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें E की पावर E2 माइनस E1 अपान KT मिलेगा। और हमें मालूम है E2 माइनस E1 दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस होता है, hν के बराबर होता है, तो यहाँ पे hν लिख लेंगे, E की पावर hν अपान KT आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, N1 अपान N2 की ये जो वैल्यू E की पावर hν अपान KT है यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो हमें एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू मिलेगी वो A21 अपान B21 एक्सपोनेंशियल hν अपान KT माइनस 1 मिलेगी। और एनर्जी डेंसिटी का हम फेमस लॉ, प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन हमें ऑलरेडी मालूम है, यूनिट 3 में हम स्टडी कर चुके हैं। प्लांक ऑफ लॉ ऑफ रेडिएशन से हमें एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मिलती है 8 पाई hν³ अपान c³ E की पावर hν अपान KT माइनस 1। ये भी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है। हम इसको कंपेयर कर देंगे, क्वेश्चन 6 और 7 को आपस में कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि A21 अपान B21 की जो वैल्यू है वो 8 पाई hν³ अपान c³ है, तो A21 अपान B21 की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई hν³ अपान c³। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो H कांस्टेंट ही होता है, प्लांक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही होती है, 8 पाई कांस्टेंट, इसका मतलब है A21 अपान B21 इज प्रोपोर्शनल टू ν³, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों कोएफिशिएंट का जो रेशियो है ν³ के प्रोपोर्शन में होता है। हम और क्या कर सकते हैं, hν³ को हम लिख सकते हैं hν इंटू न्यू स्क्वायर, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, और hν दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस होता है। इसका मतलब है hν की वैल्यू
बड़ी होगी तो हमारा ये जो न्यूमरेटर है एच न्यू की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये वैल्यू A21 की अधिक होगी या B21 की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है जब एनर्जी डिफरेंस अधिक होगा, लार्ज होगा, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस इमिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और स्टिमुलेटेड इमिशन की पॉसिबिलिटी घटेगी। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कम होगी तो A21 की वैल्यू कम होगी और A21 की वैल्यू कम होगी तो इसकी पॉसिबिलिटी स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की अधिक होगी। वही मैंने फाइनली लिखा है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन इंक्रीजेस विद एनर्जी डिफरेंस। इसका मतलब जब एनर्जी डिफरेंस बढ़ता है तो स्पॉन्टेनियस इमिशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है और स्टिमुलेटेड इमिशन होने की कम होती है, और इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब है आइंस्टीन कोफिशिएंट से हमें ये मालूम चलता है कि एनर्जी डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो स्पॉन्टेनियस इमिशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और स्टिमुलेटेड इमिशन होने की घटेगी। थैंक यू सो मच।